राइट। ओके, ध्यान दो। अभी आज हम देखेंगे फ्रिज रेफ्रिजरेशन में बॉडी ऑल पार्ट्स। क्या देखेंगे? लिखना बंद कर, बाद में लिख लेना। सब लोग ध्यान से सुनो। फ्रिज रेफ्रिजरेशन के बॉडी ऑल पार्ट्स। फ्रिज में कितने पार्ट्स लगते हैं? इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल्स। कौन सा? इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल्स। आप फ्रिज जब रिपेयरिंग करते हैं तो आपने कल के क्लास में देखा कि टूल्स, कुल कितने टूल्स हैं और टूल्स के नाम क्या है और टूल्स के काम क्या है। डिस्क्रिप्शन सब बना रहे हैं, समझ में आया? यस। अभी बाकी टूल्स कितने हैं वो सभी के नाम आपको कंफर्मेशन हो गया, याद हो गया, काम भी पता हो गया कि इसका काम क्या है। अब मैं देखता हूं कि फ्रिज रेफ्रिजरेशन में कुल कितने इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट्स हैं, कितने कुल पार्ट्स हैं। फ्रिज या एसी, फ्रिज या एसी का मुख्य भाग, सबसे बड़ा मुख्य भाग क्या होता है? कंप्रेसर। क्या? कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। आप एक इंसान का जो देखते हैं मुख्य भाग क्या है? हार्ट। अगर के लड़का बंद कर दे तो हाथ रहते हुए हाथ काम नहीं करेगा, आंख रहते हुए आंख काम नहीं करेगा, मुंह रहते हुए मुंह काम नहीं करेगा। बॉडी पार्ट्स सब कुछ आपके साथ है, लगा हुआ है, बट ये धड़कना जिस दिन बंद हुआ सारी चीजें क्या हो गया? फिर दिस इज नॉट वर्किंग। बॉडी और पार्ट दिस इज नॉट वर्किंग। उसी प्रकार से फ्रिज के मुख्य भाग होता है कंप्रेसर। फ्रिज का दिल जो है, दिल, फ्रिज का दिल, ये है कंप्रेसर मुख्य भाग। ये क्या है? कंप्रेसर। और जिस दिन ये कंप्रेसर खराब हो गया या काम करना बंद कर दिया वो फ्रिज पूरा डेथ हो गया। फ्रिज क्या हो गया? पूरा डेथ। बॉडी ब्लैक एंड रेड एकदम चमकता दमकता रहेगा, बॉडी के पूरे पार्ट्स रहेंगे उसमें, बट वो कूलिंग प्रोसेस नहीं होगा, राइट। तो आज हम देखेंगे कि बॉडी में फ्रिज के कुल कितने भाग हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। पहला देखेंगे कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। कंप्रेसर। कंप्रेसर आप यहां देखेंगे, ध्यान से चित्र डायग्राम बनाओ। इसमें 3 लाइन है। कौन सा? 3 लाइन। आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे देखेंगे एक है गैस चार्जिंग पिन जोड़ने का। क्या है? आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो एक कौन सा पॉइंट है? गैस चार्जिंग पिन, जो एनर्जी वाला आप ज्वाइन करते हैं ना, ये गैस चार्जिंग पिन जोड़ने का। और दूसरे भाग को हम देखते हैं कि एक डिस्चार्ज लाइन है। ये क्या है? डिस्चार्ज लाइन, जो कि हीटिंग कॉइल कंडेंसर एक लाइन इसमें ऊपर से जो आता है घूम के इसमें जुड़ता है, राइट। और एक है सक्शन लाइन। कौन सा है? सक्शन। यहाँ पे देखेंगे कि फ्रिज के कंप्रेसर में 2 भाग है। पहला है मैकेनिकल भाग। पहला कौन सा है? मैकेनिकल भाग। और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रिकल भाग। लेकिन पहला है जो इलेक्ट्रिकल भाग, पहला कौन सा है? इलेक्ट्रिकल। दूसरा कौन सा है? मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल भाग जब रन करता है तो इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल काम करता है। इसके कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, बेगिंग बैरिंग, क्रैंकशाफ्ट, ये सारे चीजें वर्किंग करते हैं किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिकल के माध्यम से। इलेक्ट्रिकल मोटर होता है इसके अंदर, जैसे आप बाकी पंखे, ट्यूब
पंखे, छत पंखे, बराडा पंखे, कूलर वूलर देखते हैं ना, रिवाइंडिंग मोटा स्टेटर फिट होता है ना, ईएमएफ पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। उसी प्रकार से इसके अंदर एक मोटर है। इसके अंदर क्या है? मोटर। मोटर का जो आप देखेंगे कि एक क्रैंक शाफ्ट होता है। क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट। और क्रैंक शाफ्ट के साथ मैकेनिकल भाग जुड़ा होता है। और ये पूरे कंप्रेसर जो गैस डिस्चार्ज और सक्शन, डिस्चार्ज और सक्शन, ये इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ ही काम करता है। इस कंप्रेसर के इनसाइड एक दो भाग है, एक इलेक्ट्रिकल भाग, दूसरा मैकेनिकल भाग, और 3 लाइन है। एक डिस्चार्ज लाइन, कौन सा है? डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, गैस चार्जिंग, और एक 3 पिन है। आप देखेंगे मोटर के एक रनिंग है, स्टार्टिंग में क्या बना? कॉमन, राइट। और एक रनिंग है स्टार्टिंग यहाँ पे जुड़ा है, जिसमें कि रिले जुड़ता है। क्या जुड़ता है? रिले के 2 पॉइंट जुड़ते हैं। रिले और कॉमन के पॉइंट पे OLP, इसको तो ओवरलोड प्रोटेक्टर। क्या बोलता है? ओवरलोड प्रोटेक्टर। समझ में आया? अब कंप्रेसर के साथ आप ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ एक रबर माउंटिंग। क्या है? जो वाइब्रेशन करता है, कंप्रेसर जब चलता है तो वाइब्रेशन करता है। और ये है रबर माउंटिंग। क्या है? जब वाइब्रेशन करता है तो उसके वाइब्रेशन को मैनेज करने के लिए, अगर ये नहीं है तो पूरे बॉडी को झकझोरेगा, पूरे बॉडी को हिलाएगा, और हिलते हिलते बॉडी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। फ्रिज के पूरे कैबिनेट क्या हो जाएगा? दरार हो जाएंगे, क्रैकेज हो जाएंगे, और वो फ्रिज के बॉडी पूरे क्या हो जाएंगे? जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए इसके वाइब्रेशन को मैनेज करने के लिए ये लगा होता है। क्या लगा होता है? रबर माउंटिंग, कंप्रेसर के रबर माउंटिंग। और इसके साथ अगर हम बोल्ट लगाते थे डायरेक्टली तो बोल्ट के साथ वाइब्रेशन करके फट जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए स्टील पिन क्या लगाता है? स्टील पिन, राइट। ये रबर माउंटिंग और स्टील पिन जो कि कंप्रेसर के निचले भाग में वाइब्रेशन को मैनेज करने के लिए इसमें लगाया जाता है, और ये पूरे बॉडी में कसा होता है, राइट। दूसरा भाग हम जब देखते हैं कि आपने पहला देखा कंप्रेसर, राइट, दूसरा रबर माउंटिंग, तीसरा रबर माउंटिंग स्टील पिन, और गैस चार्जिंग पिन। क्या बोलते हैं? गैस चार्जिंग पिन, जिसको कहते हैं NRB वाल। ये हमारे पास है, ये क्या है? NRB वाल, गैस नॉन रिटर्न वाल। क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिटर्न वाल। ये गैस चार्जिंग पिन, और इसके अंदर जो है ये पिन्स मैंने दिखाया था, जो ये है, इसके अंदर जब इसको ओपन करेंगे तो एक गैस चार्जिंग पिन के अंदर नॉन रिटर्न वाल है, और आप इसको खोलेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये। और ये पिन जब भी आप जोड़ते हैं कंप्रेसर के साथ, जब भी यहाँ पे आप जोड़ते हैं तो इस पिन को खोल लेना है। इस पिन को क्या करना? खोल लेना। क्यों खोल लेना? क्योंकि जब इसमें आप जोड़ते हैं तो ये हीट होगा। ये क्या होगा? हीट होगा। हीट होने के साथ ये क्या हो जाएगा? वाल जो रबर के जल जाएंगे, और आप इस पर ध्यान नहीं दिए तो गैस फिल करने के बाद सिस्टम से गैस सारे क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आप गैस फिल करके जाएंगे, घंटे 2 घंटे सिस्टम पूरा कूलिंग होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? सिस्टम इज नॉट वर्किंग, फिर से काम करना बंद कर देगा, राइट। और आप आगे जब देखते हैं कि NRB वाल मैंने दिखा दिया, रिले और ओवरलोड, रिले और ओवरलोड। ये है रिले। ये क्या है? रिले। कई मॉडल्स में आते हैं,
3 पिन वाला भी आता है, 2 पिन वाला भी आता है और 1 पिन भी आता है। और यहाँ पर देखेंगे दूसरे मॉडल का है, ऐसे कई मॉडल्स हैं। तो यहाँ देखिए 4 पिन है। यहाँ पे इसका कुछ मकसद है, कारण मैं प्रैक्टिकल कनेक्शन बता दूंगा कि 2 पॉइंट किस लिए और ये 2 पॉइंट किस लिए, और इसमें 1 पॉइंट की है, राइट। और इसके बाद है ओवरलोड, OLP, क्या बोलते हैं इसको, OLP, जिसको कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्टर। समझ में आ रहा है। दूसरा हीटिंग कॉइल कंडेंसर, हीटिंग कॉइल कंडेंसर जो गैस को वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन करता है, ये है, इसको क्या कहते हैं, हीटिंग कॉइल कंडेंसर। क्या है ये, हीटिंग कॉइल कंडेंसर। फ्रिज में, कई फ्रिजों में अभी इनसाइड देता है और कई फ्रिजों में आउटसाइड, मतलब कई फ्रिज के पीछे साइड से फैब्रिकेशन करके इनसाइड में देता था, वो दिखता नहीं है। लेकिन बिफोर टाइम जो पहले के फ्रिज होते हैं उसके अंदर बाहर साइड में दिखता है, राइट। तो ये है हीटिंग कॉइल कंडेंसर, राइट। और दूसरे पार्ट हम कहते हैं कूलिंग कॉइल कंडेंसर, जिसको कहते हैं फ्रीजर या ऑपरेटर। जब छोटे प्रोजेक्ट होता था उसको फ्रीजर, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में जब होता था क्या बोलते हैं उसको, ये ऑपरेटर, जिसको कहते हैं ये ऑपरेटर। और दूसरा कहते हैं कि जब आप बड़े सिस्टम में जाते हैं कूलिंग कॉइल कंडेंसर, क्या कहता है, कूलिंग कॉइल कंडेंसर। तो इसको आप ध्यान में रखो कि ये है कूलिंग कॉइल कंडेंसर, जिसको कहता है फ्रीजर या ऑपरेटर सरल भाषा में। ये इसमें एक इन लाइन है, एक आउट लाइन है। एक तरफ से गैस इन होता है और दूसरे तरफ गैस वापस, मतलब एक डिस्चार्ज लाइन से आता है और एक सक्शन लाइन से वापस कंप्रेसर में रिटर्न होता है, राइट। आप देखेंगे ध्यान से 2 लाइनें हैं इसमें, ये है डिस्चार्ज लाइन के लाइनें जो जुड़ती है और ये है सक्शन के। और इसके बाद हम जब देखते हैं कि कैपिलरी ट्यूब, ये है, ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब। इस सुई के नोक से भी ज्यादा पतला है, इसमें सुई के नोक के छिद्र भी नहीं जाएंगे, राइट। ये फैन, आप ध्यान देखें कि जब आप चाय पीते हैं ना तो उसको ठंडा कैसे करते हैं, कैसे उसको फूंक मारते हैं, छोटे सेक्शन बनाकर। लेकिन आप अगर के छोटे सेक्शन से आप अगर के एयर को फ्लो करते हैं तो हवा कैसा मिलता है आपको, ठंडा। आप ऐसे ट्राई करो, कैसा लग रहा है, ठंडा। लेकिन अब बड़े सेक्शन, मुंह को थोड़ा बड़ा करके कैसा हो रहा है, गर्म हवा। मुंह आपका एक ही है बट 2 सेक्शन में काम किया, पहला कूलिंग और दूसरा हीटिंग। तो जब छोटे छिद्र के साथ गैस को फ्लो करते हैं तो एक कूलिंग प्रोसेस में तैयार करने की बड़ी भूमिका है, राइट। एसी हो, फ्रिज हो, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, बड़े चिलर एसी हो, कोई सब में लगता है। इसका नाम है कैपिलरी ट्यूब। साइज अलग हो सकता है, लंबाई अलग हो सकता है, लेकिन सभी में लगता है। जो कूलिंग प्रोसेस तैयार करता है सभी में लगता है एक कैपिलरी ट्यूब, राइट। और इसके बाद आता है ड्राई फिल्टर, जिसको कहते हैं स्ट्रेनर फिल्टर, जो बड़े प्रोजेक्ट में आता है। ड्राई फिल्टर इधर पानी, यह ड्राई फिल्टर क्या है, कभी कभी तो सिलिकॉन जेली आता है जो कि मॉइस्चर एयर को एब्जॉर्ब करता है, और कभी कभी बिना सिलिकॉन के जेली के। जब आप इसमें लगाते हैं विंडो एसी में या डीप फ्रीजर में तो उसको स्ट्रेनर फिल्टर, क्या बोलता है, स्ट्रेनर, और इसको ड्राई फिल्टर। ये इसके अंदर आप जब देखेंगे तो एक जाली है, क्या है, जाली। ये क्या काम करता है कि रस्ट डस्ट जितने चीजों को क्या करता है, रिफाइन करता है, क्या करता है, जानता है। इसको बोलता है ड्राई फिल्टर, ड्राई फिल्टर। और इसके बाद डोर स्विच, जो कि डोर स्विच की भूमिका क्या है, डोर स्विच की भूमिका क्या है, जब
इसमें 2 पिंस हैं। कितने पिंस हैं? 2 पिंस। एक फेस इन और एक फेस आउट। आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से काम करता है। राइट। ये अगर के इन साइड में है तो क्या होगा? बंद होगा, चालू होगा लाइट? हाँ बताओ ना। अगर के इन साइड में दबा हुआ है, ये अगर के दबा हुआ है तो कैबिनेट के अंदर बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? हाँ नहीं जलेगा। ओके। और अगर के ए साइड ये ओपन होता है, ये ओपन होता है तो चालू हो जाता है। इसका डोर स्विच का प्रिंसिपल यही है, जब तक ये पुशअप होगा तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे ही ओपन होता है सर्किट पूरा कंप्लीट होता है और फेस आउट मिलता है और बल्ब हमारे जलने लगते हैं। तो इसको तो डोर स्विच क्या कहते हैं? डोर स्विच। इसका सिर्फ इतना काम है, कैबिनेट के अंदर को बल्ब को पावर सप्लाई देना। डोर ओपन होने पर और डोर क्लोज होने पर इस होल्डर में पावर सप्लाई देना। और हमारे बल्ब का काम है कैबिनेट के बल्ब के अंदर पूरे रिफ्लेक्शन देना, बल्ब का रोशनी देना। राइट। ये डोर स्विच है। और यहाँ पे आता है डोर कैबिनेट होल्डर। जो कैबिनेट के अंदर क्या आता है? होल्डर। और ये कैबिनेट बल्ब। क्या कैबिनेट बल्ब। और ये अभी एलईडी में आता है। पहले कैसे आता था? फिलामेंट में। अभी कैसे आता? एलईडी में। और ये इस तरीके से जलता है। चूड़ी पे खुलता है, चूड़ी पे बंद होता है। आप डायरेक्ट जैसे बाकी होल्डरों को करते वैसे नहीं है। ये चूड़ी पे खोलना, चूड़ी पे बंद करना। राइट। और अगर कैबिनेट होल्डर और कैबिनेट बल्ब मैंने दिखा दिया। कैबिनेट और होल्डर और कैबिनेट बल्ब ये 2 है। आगे आता है डोर लॉक। डोर लॉक का काम क्या है? डोर को क्लोज करके लॉक कर देना। कभी कोई छोटे बच्चे हैं ना, जो 2-3 साल के बच्चे हैं, वो जाके डोर ओपन करके अंदर चले जाएंगे। कभी दूसरा बच्चा जो 5 साल का खुलता नहीं जाके बंद कर देगा। समझ गए ना? और दूसरा तो पहला तो सेफ्टी है, दूसरा सेफ्टी क्या है? कभी डोर जब तक लॉक नहीं करते तब तक उस डोर रबर के साथ चिपकता रहेगा। और इसके बाद जितना टेम्परेचर पर सेट करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उतना टेम्परेचर जल्दी नहीं हो पाता है। और कंप्रेसर ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसके बाद कंप्रेसर खराब होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो डोर रबर डोर रबर सर बाहर सर बाहर है, बाहर सर बाहर। डोर गैस्केट। क्या? डोर गैस्केट। कभी कभी ये डोर का गैस्केट खराब हो जाता है तो इसको बदला जाता है। क्या किया जाता है? ये है डोर गैस्केट। डोर गैस्केट या डोर रबर। कभी कभी डोर का जब रबर खराब हो जाएगा तो जितने टेम्परेचर सेट करेंगे और टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा और ऑटोमेटिक कंप्रेसर 24 आवर्स चलता रहेगा। और 24 आवर्स चलने के बाद हीट होने के बाद क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। राइट सर। तो एक पार्ट इसमें कौन सा जुड़ा? डोर रबर। कौन सा जुड़ा? डोर रबर या डोर गैस्केट या डोर गैस्केट। सर ऊपर लिखे थे आप। सर रबर भी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे बल्ब है ना, इसमें न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए। 2 पॉइंट है ना इसमें होल्डर में, न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए। लेकिन इसमें न्यूट्रल फेज नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ फेज चाहिए। फेज इन और फेज आउट। थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। पहला कौन सा है?
थर्मोस्टेट। और दूसरा है हीटिंग कंट्रोल। स्टेट। अब समझो कि हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे हीट कंट्रोल करने की बात आती है, जैसे हीटर, गीजर, ओवन, राइट, प्रेस। आप कपड़ा प्रेस करते हैं ना? जब आप जितने टेम्परेचर, मोटा कपड़ा तो ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं, जब पतला तो कम टेम्परेचर पे, नंबर 1 नंबर 2 क्या, तो उतना टेम्परेचर होगा, उतना हीट होने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, कट दे बोल के ऑटोमेटिक पावर क्या रहता है, वाल के पावर को कट करता है। फिर नॉर्मल होने पे फिर से वाल पे जो पावर सप्लाई ऑन हो जाता है, राइट। हीट को कंट्रोल करने के लिए हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। और कूलिंग कंट्रोल करने के लिए कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे, एक फेस इन और दूसरा फेस आउट। एक फेस इन और दूसरा फेस आउट। इसमें कई बार टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाता है कि न्यूट्रल फेस देना है, न्यूट्रल फेस नहीं है, इसमें एक फेस इन है और एक फेस आउट है। मेन पावर सप्लाई इसमें दी है, इसमें आउट होकर कहाँ जाएगा? OLP में। कहाँ जाएगा? OLP में। आप जितना टेम्परेचर पे सेट करेंगे उतना टेम्परेचर सेट होने के बाद ऑटोमेटिक OLP के माध्यम से कंप्रेसर को पावर सप्लाई ऑफ कर देगा। और ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसके अंदर कौन सा गैस है? जब इसके साथ टच होता है, फ्रीजर के साथ क्या होता है? टच होता है। जब एक कूलिंग प्रोसेस जितना भी आप सेट करते हो उतना टेम्परेचर होने के बाद इसके गैस उबलना चालू होता है। और जैसे उबलना चालू होता है उतने ही टेम्परेचर पे, जितना डिग्री टेम्परेचर आप सेट करते हैं उतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक पावर को ऑफ कर देता है। और ऑफ करने के बाद कंप्रेसर ऑटोमेटिक फेस कट होता है और फेस कट होने के साथ कंप्रेसर बंद हो जाता है। फिर नॉर्मल होने के बाद हमारा रिले टार कर देता है और दोबारा फिर से कंप्रेसर चालू हो जाता है। ये प्रक्रिया 10 साल तक चलता रहेगा जब तक कि कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या मैकेनिकल पार्ट्स खराब ना हो, राइट। तो सभी पार्ट्स के विषय में आपको बता दिया। आप यहाँ से देखो कैसे जुड़ रहा है। यहाँ कंप्रेसर है, राइट। ये कंप्रेसर का निचला भाग आप देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कैसे काम करता है? EMF के माध्यम से, जिसका EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। EMF मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये मोटर पूरा काम कर रहा है किसके अंदर? फ्रिज के अंदर। और ये मोटर के माध्यम से मैकेनिकल पार्ट्स काम कर रहे हैं, जैसे क्रैंक शाफ्ट। और क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड क्या है? क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड क्या है? कनेक्टिंग पिन। कनेक्टिंग पिन में क्या है? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के साथ क्या है? पिस्टन्स। मोटरसाइकिल में देखा है, गाड़ियों में देखा है, पिस्टन है ना। तो सक्शन और सक्शन डिस्चार्ज उसी प्रकार से काम करता है कंप्रेसर। बट वो पेट्रोल से चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिकल से। वो कैसे चल रहा है? पिस्टन ऊपर नीचे कैसे कर रहा है? पेट्रोल डीजल से। लेकिन इसमें कैसे काम कर रहा है? इलेक्ट्रिकल से, राइट। अब यहां से आप देखते हैं कि जब डिस्चार्ज लाइन जुड़ता है कहां पे? इस भाग में जुड़ जाता है। कौन सा? डिस्चार्ज लाइन। और यहां से गैस रिसाइकलिंग होना चालू होता है। क्या होता है? रिसाइकलिंग होना चालू होता है। और यहां आता है, और यहां आता है ड्रॉप फिल्टर। ये क्या है? ड्रॉप फिल्टर। ड्रॉप फिल्टर के माध्यम से कैपिलरी ट्यूब। क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से आता है फ्रीजर में। कहाँ आता है? फ्रीजर, इवेपोरेटर में गैस रिसाइकलिंग। और यहाँ से फिर रिटर्न होता है वापस। एक लाइन से इन हुआ है, यहाँ से इन हुआ है, और यहाँ से क्या हो रहा है? आउट। और ये फिर वापस कंप्रेसर में जा रहा है, सक्शन लाइन में। कहाँ जा रहा है? सक्शन लाइन में। जब तक गैस कहीं से लीकेज नहीं तब तक ये सिस्टम पूरा
कूलिंग प्रोसेस काम करेगा। जब तक या तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा या रिले ओवरलोड खराब हो जाएगा या फ्रीजर में लीकेज हो जाएगा या कंडेंसर में लीकेज हो जाएगा, कहीं से फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या मैकेनिकल फॉल्ट होगा, तब तक तो जब तक फॉल्ट रहेगा तब तक हम ये पूरा कूलिंग प्रोसेस करेगा वर्किंग। बट जब फॉल्ट हो जाएगा तो कूलिंग प्रोसेस काम करना बंद कर देगा। कभी गैस खत्म नहीं होता, ये दिमाग में निकाल देना। कई लोग बोलते हमारे फ्रिज का गैस खत्म हो गया, गैस खत्म नहीं होता, कहीं से लीकेज हो जाता है, सिस्टम से गैस कहीं से लीकेज हो जाता है। लीकेज होने के साथ साथ वो कूलिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स पूरे तो काम कर रहे हैं, लेकिन गैस ना होने के कारण ये कूलिंग प्रोसेस नहीं काम कर रहा है, राइट। और कूलिंग प्रोसेस खराब होने का कारण दूसरा है, या तो कंप्रेसर बंद है, रिले ओवरलोड खराब है, या कंप्रेसर खराब है, या कभी कभी इसमें बर्फ जम जाता है फ्रीजर में, तो लोग क्या करते हैं, नुकीले चीज से क्रूज देते हैं, तो इसमें लीकेज बहुत नॉर्मल चीजें हैं। इसमें चाकू से और पेचकस से कभी लगा के इसमें बर्फ निकालना नहीं। आप इससे डिफ्रोस्ट करो, यहाँ देख रहे हैं ना रेड बटन देख रहे हैं ना थर्मोस्टेट के अंदर, ये रिसेट करो, देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक बर्फ इसका मेल्ट हो जाएगा। तो ये रहा सिंगल डोर के पूरे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और मैकेनिकल पार्ट्स और वर्किंग। कल मैं बताऊंगा ये पार्ट्स सब कैसे काम करते हैं, और इसके बाद हम डबल डोर फ्रिज के बारे में बताएंगे, राइट। समझ में आ रहा है? तो ओके, तो सबको समझ में आया? सारी चीजें समझ में आया? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो आपने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और मैकेनिकल पार्ट्स के नाम जान लिए? पार्ट्स को पहचान लिए? अगर मैं एक एक पार्ट्स उठा के पूछूं कि इसका नाम क्या, तो बता सकते हैं? ओके, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और कल हम बताएंगे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कुल कितने थे, और आज मैंने बता दिया, और कल बताएंगे कि कुल कैसे काम करते हैं और एक दूसरे पार्ट्स कैसे जुड़ते हैं, राइट। तो कल शायद मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, राइट। ओके, थैंक यू।